हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जी के या जीएस के बारे में। इसी जी के या जीएस के अंदर आज हम लोग जो बातें करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी के बारे में, यानी जीव विज्ञान के बारे में। और जीव विज्ञान की प्रैक्टिस करते वक्त हम लोग याद रखेंगे कि आज केवल दो ही टॉपिक हो पाएंगे, एक तो सेल और एक ब्लड। सेल और ब्लड, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अलग क्लास में करेंगे, लेकिन आज सेल और ब्लड के जो क्वेश्चंस बने हैं या उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो बायोलॉजी की आज क्लास है वो क्या है, क्लास नंबर फर्स्ट। और हम लोग देखेंगे कि क्लास नंबर फर्स्ट से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लीनियस, एरिस्टोटल, मेंडल, थियोफ्रेटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। गरिमा, हेलो सर। तो भाई बात करें यदि कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग आंसर देंगे एरिस्टोटल। हम लोगों ने इन्हें राजनीति के अंदर भी पढ़ा था, मैंने इसको इतिहास में भी पढ़ाया था। एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। हम लोग बहुत जगह इनकी बात कर चुके हैं, लेकिन आज बायोलॉजी में भी कर लेते हैं। अभी बायोलॉजी एक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायो और एक शब्द है लॉजी। बायो का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बायो। अगर लॉजी की बात करूं तो लॉजी का अर्थ है अध्ययन, यानी स्टडी। यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। अभी इसी बायोलॉजी में आप लोग एक बात याद रखेंगे, बायोलॉजी के पिता हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अभी बायोलॉजी को आप लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट है बोटनी, एक जूलॉजी और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एक पार्ट की बात करेंगे बोटनी, दूसरी बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, और तीसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन तीन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। अगर मैं बात करूं बोटनी, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर आप लोग स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी पादप जगत की सारी बातें पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इसके फादर, तो फादर का नाम आप लोग बोलेंगे, इसके फादर का नाम है थियोफ्रेटस। ये लिखा हुआ है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस क्या भाई? ये बोटनी के पिता है। अगर मैं बात करूं जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंदर हम लोग बात करेंगे, जूलॉजी में बात करेंगे हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल किंगडम सारा का सारा हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन आता है जूलॉजी के फादर कौन है? तो अगर मैं फादर की बात करूं तो आप लोग जूलॉजी के फादर याद रखेंगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को जूलॉजी का फादर बोला जाता है, यानी अरस्तु जूलॉजी के फादर है। इसके बाद तीसरी आप लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर आप लोग याद रखेंगे फादर। इसके फादर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे इसके फादर है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इसको फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थियोफ्रेटस को जनक कहा जाता है किसका? बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स। एक बार जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट्स डाउन कर देता हूं। थियोफ्रेटस को किसका जनक कहा जाता है, यह पूछा गया है। अब ठीक है, थियोफ्रेटस को जनक कहा जाता है, तो आपको मैंने भी बताया था थियोफ्रेटस बोटनी के जनक है, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है। प्राणी शास्त्र या जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक है।
अभी थियोफ्रेटस तो याद हो गया। एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, आधुनिक बायोलॉजी का पिता कौन है? एक क्वेश्चन ये आता है। तो आप लोग नाम याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक माना। इस चार्ल्स डार्विन ने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। एक पढ़ी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये 2 किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। अभी एक आदमी और याद रखेंगे, आदमी का नाम क्या है? एंटोनी ल्यूवेनॉक। उसको किसका पिता बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी याद रखेंगे भाई। ये क्या है? इनका नाम है कार्ल लीनियस, लीनियस। कार्ल लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी भाई पुस्तक लेकर की है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन, सॉरी ये फादर है भाई बोटनी के, फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी था, सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी, कार्ल लीनियस। इसने किताब लिखी है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बोलेंगे ये कार्ल लीनियस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये 2 आदमियों के नाम याद रखेंगे। ये भी बायोलॉजी के अंदर पिता के रूप में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कोशिका की खोज किसने करी थी? तो आप लोग बोलेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन एक बात याद रखेंगे, इसने मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इसने पेड़ की छाल, पेड़ की छाल, या फिर आप लोग बोले कि भाई इसने प्याज का छिलका, इसके माध्यम से क्या किया था? इसके माध्यम से इसने सेल की खोज की थी। अभी इसी रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात और याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे? इसने कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की भी खोज की है। और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, भित्ति और झिल्ली दोनों की खोज किसने की है? तो आप लोग बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने करी है। लेकिन मैं बात करूं जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनॉक ने की है। ल्यूवेनॉक ने, एंटोनी ल्यूवेनॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसने जीवित कोशिका की खोज किसके माध्यम से की थी? तो आप लोग बोलेंगे इसने जीवित कोशिका की खोज सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से की थी। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एंटोनी ल्यूवेनॉक ने खोज की थी। अभी इसके बारे में एक बात और याद रखेंगे, इसने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। बैक्टीरिया, इसकी खोज भी किसने करी थी? तो आप लोग बोलेंगे एंटोनी ल्यूवेनॉक ने। अभी एक बात करें सेल के बारे में, सेल यानी कोशिका के बारे में। क्या क्या बातें आप लोग कोशिका से याद रख सकते हैं? देखो, अगर 2 कोशिका मिल जाएंगी, 2 या 2 से ज्यादा कोशिका मिलने पर किसका निर्माण करेंगी? तो आप लोग बोलेंगे उत्तक का निर्माण करेंगे। उत्तक यानी कि टिश्यू, टिश्यू का निर्माण करेगी। अगर 2 उत्तक मिल जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा उत्तक मिल जाएंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे वो अंग का। और इसी अंग को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए, ऑर्गन मिलने के बाद किसका निर्माण करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे ऑर्गन से ही बॉडी का निर्माण होगा, शरीर का निर्माण होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है आपको। ठीक है, गरिमा फंक्शनल यूनिट सेल, बिल्कुल भाई। 2 कोशिकाओं से उत्तक, 2 उत्तक से अंग, और अंगों से क्या बन गया? शरीर बन गया, यानी बॉडी बन गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कवक की कोशिका भित्ति का घटक होता है। कवक की कोशिका भित्ति का घटक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए, सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन या डेक्स्ट्रीन।
4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दे देंगे, आपको पता है काइटिन है। अभी देखो, सारी चीजों में सेल होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है जिनमें सेल नहीं होता। वे क्या है भाई? तो जिनमें सेल नहीं होता वे क्या क्या है? एक तो अपवाद बोलते हैं उसको, अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। एक अपवाद है जिसका नाम है बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है? सेल नहीं होता। इसके बाद याद रखेंगे कवक यानी फंगी में भी नहीं होता। इसके बाद प्रोटोन, प्रायोन, PRION, प्रायोन में भी क्या नहीं होता भाई? तो आप लोग बोलेंगे प्रायोन में भी सेल नहीं होता। अब इनके अंदर जब सेल नहीं होता तो इनके अंदर क्या मौजूद होता है? इनके अंदर मौजूद होता है DNA, RNA, ठीक है, और प्रोटीन। ये 2 चीजें मौजूद होती है किसके अंदर? तो आप लोग बोलेंगे 2 चीजें मौजूद, 3 चीजें मौजूद होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी बैक्टीरिया, कवक यानी प्रायोन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इनकी जो आउटर सेल है, आउटर सेल, वो आउटर सेल किससे बनी होती है? तो आप लोग बोलेंगे आउटर सेल प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन इनकी इनर सेल की बात करूं, इनर सेल, इनर सेल किससे बनी होती है? तो आप लोग बोलेंगे इनर सेल DNA और RNA से बनी होती है। DNA और RNA से इनकी इनर सेल बनी होती है। किसकी? तो आप लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, कवक और प्रायोन की। द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस इज सेलुलोज, पेप्सिन, चिटिन या फिर काइटिन है भाई। ये चिटिन लेकर क्या? काइटिन। काइटिन क्या है? कोशिका भित्ति का घटक है। अभी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे बड़ी कोशिका, एक तो याद रखेंगे कोशिका को किस में मापते हैं? कोशिका का मापन किसमें होता है भाई? तो कोशिका का मापन म्यूमीटर में होता है, म्यूमीटर। लेकिन इससे पहले हम लोग माइक्रोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, माइक्रोमीटर। बाद में इसकी एक छोटी यूनिट है जिसका नाम क्या है? म्यूमीटर, म्यूमीटर। ये म्यूमीटर लिखा कैसे जाता है? तो आप लोग इस तरीके से म्यूमीटर को लिखते हैं, ठीक है। म्यूमीटर एक यूनिट है, इस तरीके से लिखी जाती है। अब म्यूमीटर कोशिका को मापेंगे हम लोग। जो लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल है पृथ्वी की, वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग। अब शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी क्या हो गया? सबसे बड़ी कोशिका हो गया। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन पूछ लेता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में कितना वजन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, इसमें कितना वजन होता है? तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर वजन होता है लगभग 1200 से 1500 ग्राम, 1200 से 1500 ग्राम। अच्छा, मैं बात करूं कि भाई एक म्यूमीटर के बारे में बात की हम, इसके अंदर कितने म्यूमीटर, इसका मापन करें तो कितने म्यूमीटर का होता है? तो आप लोग बोलेंगे 170 म्यूमीटर, 170 म्यूमीटर इसका मापन करें तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या भाई? तो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। ये क्या है? सबसे छोटी सेल है यानी कोशिका है। इसका जो म्यूमीटर है आप लोग याद रखेंगे 0.1 से लेकर और 0.5 तक म्यूमीटर तक इसके अंदर क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे इसका मापन होता है, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका। लेकिन मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा, आपसे पूछूंगा सबसे बड़ी मानव शरीर की, तब हम लोग बातें अलग करेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है? रॉबर्ट हुक, विल्सन, रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत जिसमें सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, ये बात किसने बोली है? देखो, कोशिका सिद्धांत देखते हैं, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, यदि आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है तो आप लोग बोलेंगे ये स्लेडेन और स्वान ने दिया है। ये जीवन की मूल इकाई के बारे में भी स्लेडेन और स्वान ने बताया हमें। अभी कोशिका सिद्धांत के अंदर आप लोग देखते हैं कि कोशिका को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोशिका को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री
कैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक विकसित और अविकसित, इन दो पार्ट में आप लोग कोशिका का विभाजन कर सकते हैं, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें डिफरेंसेस क्या है? जैसे प्रीकैरियोटिक की बात करूं मैं आपसे, तो आप लोग याद रखेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, ना ही इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि ना इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, इसके अंदर तो दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन इसका भी हम लोग डिवाइडेशन दो बार पार्ट में कर देंगे। एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। इन दो पार्ट में हम लोग इसका डिवाइडेशन कर देंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। इसकी बाहरी छाल है वो बहुत कितनी होती है? हार्ड होती है, बाहरी छाल हार्ड होती है, ठीक है। इसमें प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हम लोग आगे बात करेंगे इसके अंदर। यूकैरियोटिक इज ट्रू न्यूक्लियस। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब सब की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, यानी कि सपर। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु किस में मौजूद होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये केवल पुरुषों में मौजूद होते हैं, यानी कि मेल्स में मौजूद होते हैं। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन मैं बात करूं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आप लोग बोलेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है ओवम। ओवम यानी कि अंडाशय। ये जो अंडाशय हैं ये किसमें होते हैं भाई? तो आप लोग बोलेंगे ये जो अंडाशय हैं ये होते हैं केवल महिलाओं में मौजूद होते हैं। क्या? तो आप लोग बोलेंगे अंडाशय। अभी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का आंसर यहां भी क्या लगाएंगे? ओवम यानी कि अंडाणु। लेकिन मैं बात करूं सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आप लोग मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का आंसर क्या देंगे? तो आप लोग बोलेंगे सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्व सिस्टम। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसके बाद आप लोग मानव शरीर की कोशिकाओं के बारे में ये तीन बातें और याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में कोशिका भित्ति से बनी होती है काइटिन, पेप्टिगोलाइकन और सेलुलोज, या इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बता दिया आपको, जो सेल वाल है या प्लांट की सेल है वो बहुत हार्ड होती है, इसके कारण होती है। आप लोग वहां से आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अभी पौधों में एक लवक कार्य करता है, पौधों में लवक कार्य करता है। इस लवक के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे ये लवक क्या है, ये रंग आइडेंटिफाई करता है। रंग से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक लवक है हरित लवक। देखो पौधे का जो रंग होता है, पौधे का हरा रंग इसी के कारण होता है। अभी पौधे का हरा रंग आपने वैसे भी पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो भी किसके माध्यम से होती है? तो आप लोग बोलेंगे वो क्लोरोफिल के माध्यम से होती है। और क्लोरोफिल किसमें है? पत्तियों में मौजूद है। क्लोरोफिल के माध्यम से होती है। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा आपको? पत्तियों के अंदर मिलेगा। उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी से पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन एक वर्णी लवक है, वर्णी लवक, ये कहाँ का रंग डिजाइन करता है? तो आप लोग बोलेंगे जो वर्णी लवक है वो पौधे के और भागों का रंग किससे डिजाइन होता है? तो आप लोग बोलेंगे और भागों का रंग वर्णी लवक से डिजाइन होता है। अभी एक अवर्णी लवक भी है, इसकी भी बात कर लेते हैं। अवर्णी लवक ये क्या करता है? तो आप लोग बोलेंगे अवर्णी लवक जो है ये जो पौधे का रंगहीन भाग है,
पौधे का रंगहीन भाग, कलरलेस पार्ट ऑफ प्लांट। पौधे का रंगहीन भाग किससे डिजाइन होता है? तो आप लोग बोलेंगे अवर्णी लवक से। इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, तो आप लोग रूट यानी कि जड़ की बात कर लेते हैं ना, वो अवर्णी लवक का ही एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल। बिल्कुल भाई, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल से होता है और पौधे का रंग जो है वो हरित लवक कहलाता है। 3 लवक है, एक हरित, एक वर्णी, एक अवर्णी। हरित क्या है? पत्तियों। अगर मैं बात करूं वर्णी की, तो पौधे का और अन्य भाग जो कलर्स के हैं वो किसे डिजाइन होंगे? वर्णी लवक से। और अवर्णी क्या है? पौधे का रंगीन पार्ट। अगर मैं बात करूं पौधे में कोशिका भित्ति, तो आप लोग आंसर देंगे सेलुलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी को कहां पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग? एटीपी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी बात आगे करेंगे हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जाघर बोलते हैं। ऊर्जाघर, कोशिका का ऊर्जाघर क्या है? तो आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं राइबोसोम की, लाइसोसोम की बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए केवल इतना याद रखना है कि भाई कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है वो किसे काउंट होती है? एटीपी से। एटीपी का मतलब क्या भाई? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फोरस। ये रहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फोरस। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फोरस, याद रखेंगे आप लोग। अभी मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या क्या बातें करनी है आपने। अभी इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब कोई चीज हम इसके अंदर डालते हैं, तो डालने के बाद ये उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे एक शब्द है, कोशिका के बारे में 2 बातें याद रखेंगे। एक तो रेप्रिवेशन, कोशिका के लिए 2 पावरफुल घटक है। कोशिका, अगर हमें पता करना है कि भाई कोई कोशिका है, तो कोशिका का पता करने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए? कोशिका पता करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन, और एक क्या करता हो? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या भाई? रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है, सांस लेना नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? जो फूड मिला है उस फूड से जो एनर्जी इनटेक की जाएगी, फूड से जो एनर्जी ली जाती है, वो एनर्जी किसके माध्यम से ली जाती है? रेस्पिरेशन। ठीक है, एक रेस्पिरेशन शब्द है और एक रिप्रोडक्शन। ये 2 चीज करता हो कोशिका के लिए, ये 2 मेन पार्ट है। अभी रेस्पिरेशन में मनुष्य फूड लेता है, फूड किस में लेता है? कैलोरी में, कैलोरी में। अभी एक बात समझेंगे, तो ये एटीपी है, ये एटीपी काउंट कैसे काउंट करेंगे आप लोग? एटीपी के लिए आप लोग काउंट करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज, इसके अंदर कितने एटीपी होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर 38 एटीपी होते हैं, 38 एटीपी। ये बात याद हो जाएगी। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे 1 ग्राम जो ग्लूकोज है, इसके अंदर कितना ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज है, इसके अंदर कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? ये बात याद रखेंगे। तो इसके अंदर ऊर्जा होती है 4.5 से लेकर है और 4.7 तक ऊर्जा हो सकती है। फिर पूछता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा की मैं बात करूं तो वसा में होती है, वसा में होती है। कितनी होती है? तो आप लोग बोलेंगे 9.5 कैलोरी। देखो ये बुक टू बुक वेरी करेगा, यानी अलग अलग बुक्स में अलग भी दे देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सिमिलर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे जल्दी ऊर्जा देता है प्रोटीन। और प्रोटीन किसे मिलता? हमें ग्लूकोज के माध्यम से लेते हैं। ये ग्लूकोज, जैसे आप लोग देखते हैं भाई एकदम से आप लोग गेम कर रहे हैं और आपको ग्लूकोज पीने को मिल जाए, तो वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो भी इसी की यूनिट है। ये एटीपी किस में काम करता है? तो आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोग आगे और बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई? देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पर अलग अलग बातें, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो आप लोग लगाएंगे 1857। इस कोलिकर नामक आदमी ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में कोलिकर ने की थी। लेकिन एक आदमी है अल्टमैन, 1890 में, 1890 में एक आदमी है अल्टमैन। इस अल्टमैन ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक सूक्ष्मदर्शी से की थी, सूक्ष्मदर्शी से, यानी इसने अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी है 1890 में। इसके बाद 1898 में, 1898 में क्या किया? इसका नाम रखा गया, 1898 में क्या करा गया? इसका नामकरण किया गया। अब नामकरण जो किया गया,
1898 में जो नामकरण किया गया वो किसने किया? तो एक आदमी है कैरी बेरा, उसने इसका नामकरण कर दिया। देखो एक कोशिका शब्द मैंने आपको पढ़ाया, सेल से एक बात और आती, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तो करी थी, बिल्कुल करी थी। अभी इसी कोशिका की खोज जब रॉबर्ट हुक ने की थी तो उसने इसको एक नाम दिया था सेलुला, सेलुला नाम दिया था। और इस सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे छोटा कमरा, छोटा कमरा। सेलुला का क्या अर्थ है? तो आप लोग बोलेंगे छोटा कमरा। ये कुछ कुछ ऐसे डिब्बे बना दिए थे, ये ऐसे ऐसे डिब्बे बना दिए थे। 9 का ए होगा, ठीक है भाई ठीक है। 9th का देखना, हाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, सॉरी भाई सॉरी, नहीं लगा दिया क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों एक से लग गए मेरे को, दोबारा ये एरर हो रही है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, फॉस्फोरस लगा गया था मैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें थे हम लोग। कोशिका, कोशिका का एक शब्द ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने, इसका नाम क्या है? सेलुला। और इसी सेलुला का अर्थ क्या है? छोटा कमरा। ये बात आप लोग याद रखें। इसके बाद हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक केंद्रक होता है, इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ सेल या क्राउन ऑफ सेल के नाम से, किंग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है केंद्रक को, या फिर आप लोग याद रखेंगे क्राउन ऑफ सेल, एक ही बात, ठीक है। क्राउन ऑफ सेल या किंग ऑफ सेल के नाम से आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। देखो एक शब्द आप लोग पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। क्वेश्चन आएगा स्केलेटन सिस्टम की कोशिका क्या कहलाती है? जो स्केलेटन सिस्टम की कोशिका है वो क्या कहलाती है? तो आप लोग बोलेंगे अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका बोला जाता है, ठीक है। और अभी हमने बात की थी किसकी? केंद्रक की। तो केंद्रक क्या है? मस्तिष्क है, प्रद्रव्य जालिका। ये स्केलेटन सिस्टम की क्या है? स्केलेटन सिस्टम की कोशिका, ठीक है। अभी इसके बाद याद रखेंगे हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में, क्या क्या बातें, और हमारा सेल ही तो टॉपिक है, सेल से क्या क्या क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं। सेल से हम लोगों ने देखा कि भाई कोशिका है, ये कोशिका के अंदर हम लोग एनर्जी पहुंचाते हैं, जैसे एक रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमने जो फूड इनटेक किया है, जो फूड इनटेक किया है उससे एनर्जी निकाली है, और एनर्जी निकालकर हमें कहाँ तक पहुंचाई है? तो आप लोग बोलेंगे एनर्जी निकालकर हमने सेल तक पहुंचाई है। ये सारा का सारा एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल भाई, न्यूक्लियस यानी कि कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसी तरह जाता है केंद्रक को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। इसके बाद एक कोशिका का, कोशिका का, कोशिका की आत्महत्या थैली है, ये भी याद रख लेंगे। इसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे लाइसोसोम। अब एक बात और याद रखेंगे, कोशिका का प्रोटीन, कोशिका का प्रोटीन किसे बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे कोशिका का प्रोटीन बोलते हैं भाई राइबोसोम, राइबो। समझते हैं क्या चीज है भाई? समझते हैं क्या है? देखो हमारी कोई कोशिका है वो खराब होगी, जब वो कोशिका खराब होगी तो उसको क्या है? प्रोटीन प्रोवाइड किया जाएगा राइबोसोम के द्वारा। अगर वो ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं ठीक होती तो लाइसोसोम क्या करेगा? उसे बाहर निकाल देगा, ठीक है। लाइसोसोम उसे बाहर निकाल देगा, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? आत्महत्या थैली बोलते हैं, ठीक है। आत्महत्या थैली क्या है? लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको पता चल गया भाई, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अभी लवण की बात करी थी हम लोगों ने, अलग अलग प्रकार के लवक देखे थे। थोड़ी सी बातें और करेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। अब इस कोशिका से और क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं? कोशिका से क्या क्या क्वेश्चन और देख सकते हैं आप लोग?
कोशिका से एक शब्द और देखेंगे भाई, जिसका नाम क्या है, रेप्रीवेशन, यानी कि पुनर्निर्माण। अब कोशिका का पुनर्निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। दो प्रकार की कोशिका, ठीक है, किस किस तरीके से बांटेंगे, तो आप लोग बोलेंगे एक कोशिका वे हैं जिनका पुनर्निर्माण हो सकता है। जैसे आप लोग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ हड्डियां ऐसी जो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, जो कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो पाती, जिनका पुनर्निर्माण नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे अगर हम बात करूं पुनर्निर्माण की, तो आप लोग लीवर को ले लो, आपकी पेट में किसी ने चाकू डाल दिया, पेट में क्या डाल दिया, तो आप लोग बोलेंगे चाकू डाल दिया। तो चाकू डालने के बाद आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो इसमें लीवर की जो सेल है वो काम करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नहीं होगा, एग्जाम्पल क्या है, ब्रेन की सेल। अगर आपकी ब्रेन की सेल में कोई नुकसान पहुंच गया, तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिकवरी करे। इससे पूरा नर्व सिस्टम यानी तंत्री का तंत्र खराब हो जाता है, ठीक है, पूरा तंत्री का तंत्र खराब हो जाता है। किससे, तो आप लोग बोलेंगे जब हमारी ब्रेन की सेल पर कोई इश्यू आता है। तो आगे बढ़ते हैं। गोल्जी कोय का एक मुख्य कार्य क्या है, गोल्जी कोय। अब इस गोल्जी कोय के बारे में देख लेते हैं भाई। गोल्जी कोय, इसकी खोज कब हुई थी, 1831 में। 1831 में किसके द्वारा की गई गोल्जी कोय की खोज, तो आप लोग बोलेंगे गोल्जी कोय की खोज की गई थी 1831 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी एक आदमी है, इस कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कोय की खोज की थी। ये क्या भाई, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, यानी कि यातायात प्रबंधक है। कोई भी चीज कहीं से इसको यातायात करनी है तो वो क्या करेगा, गोल्जी को है। इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन के रूपांतरण में कौन सहायक है, तो आप लोग बोलेंगे गोल्जी को है, इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के रूपांतरण में सहायक है गोल्जी को। ओके, कल तक उड़िया। और डिसएसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बात ही नहीं हो रही ना। आगे बढ़ते हैं। आरएनए का पूरा नाम, दो शब्द की बात करेंगे, एक आरएनए की बात करेंगे और एक डीएनए की बात करेंगे। सबसे पहले आरएनए की बात करेंगे। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है भाई, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सा शुगर होता है, तो आप लोग बोलेंगे राइबोस नामक शुगर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका कैसा मॉडल है, तो आप लोग बोलेंगे इसका डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएलई, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसका है डीएनए का है। डीएनए से हमें क्या पता चलता है, तो इसमें हमारी जेनेटिक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे डीएनए करता है। लेकिन वो प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कराएगा गरिमा, ठीक है। डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल पर स्ट्रक्चर पर स्थित है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एक यूनिट पूछी जाती है, यूनिट क्या है, तो आप लोग बोलेंगे यूनिट है जीन, इसकी यूनिट होती है जीन। दो आदमी है, एक आदमी जिसका नाम है वाटसन, वाटसन और एक आदमी क्रिक, इन दोनों को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है, वाटसन और क्रिक। ये दोनों आदमी याद रखने हैं आपको, डीएनए और आरएनए से इतनी बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे भाई। अब बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि एक संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आप लोग बोलेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। इस कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो कौन कौन से थे, तो आप लोग बोलेंगे इसने ए की खोज की थी, बी की खोज की थी और ओ की खोज की थी। अभी आपको ब्लड से याद रखना कि ब्लड का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं,
मेटोलॉजी, मेटोलॉजी, या आप लोग सीरोलॉजी पढ़ते हैं। अब इसी ब्लड के अंदर ये ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने कर दी। अब ब्लड के अंदर आप लोग क्या बात याद रखेंगे, ब्लड के अंदर यूनिवर्सल रिसेप्टर याद रखेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर, रेसिप्टर। ये क्या होता है भाई, कोई आदमी ब्लड डोनेट करता है तो ऐसा कौन सा ब्लड है जो सभी ब्लड ग्रुप को ले लेता है, तो आप लोग बोलेंगे जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है वो है ए बी। ए बी में आप लोग कोई सा भी ब्लड चढ़ा दो, उसी ब्लड को ये एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करूं तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, ए बी ओ ए बी इन सब की बात करेंगे। तो ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है और यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लड को कितने पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ब्लड को कितने पार्ट में तोड़ सकता हूँ, तो आप बोलेंगे एक पार्ट है इसका प्लाज्मा और एक पार्ट है इसका कणिकाएं यानी कार्पल्स, कणिकाएं। इन दो के बारे में बात करेंगे हम लोग। ब्लड दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, या प्लाज्मा या कणिकाएं। कणिकाओं में आप लोग बात कर सकते हैं भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके अंदर किसकी बात कर सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात कणिकाओं में करेंगे। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, मानव रक्त का लाल रंग डैश के कारण होता है, मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। तो आपको पता भाई हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण मिट्टी का सॉरी मानव रक्त का रंग लाल होता है। अभी बात करेंगे ब्लड की। ब्लड के अंदर आपको एक बात पता चल गई कि भाई इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन की यूनिट क्या होती है, तो इस हीमोग्लोबिन को हम लोग मेजर करते हैं एच बी से, एच बी। अब मैं जब भी लिखूंगा तो एच बी लिख दूंगा हीमोग्लोबिन का। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है हीमो और एक शब्द है ग्लोबिन। एक ईमो है एक ग्लोबिन है। ईमो का अर्थ क्या भाई, ईमो का अर्थ है आयरन, और ग्लोबिन का अर्थ क्या है, तो ग्लोबिन का अर्थ है प्रोटीन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन से ये बातें आप लोग याद रखेंगे, इसकी यूनिट एच बी है, ब्लड का रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल 5 प्रकार की होती है। आप लोग बात करेंगे एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट की, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, 3 चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक और बात कर चुका हूं भाई, क्या, तो आप लोग बोलेंगे इससे पहले प्लेटलेट्स। इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं प्लाज्मा की। ये प्लाज्मा क्या होता है भाई, ठीक है, मानव शरीर में लगभग 500, 1 लीटर में 540 ग्राम क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 1 लीटर ब्लड है उसमें 540 ग्राम कितना क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। अच्छा, ये प्लाज्मा मानव शरीर के ब्लड का कितने परसेंट पार्ट है, तो आप लोग बोलेंगे ये 55% पार्ट। आप लोग प्लाज्मा को पढ़ते हैं, ठीक है, 55% पार्ट। ये आप लोग इसे 45 लिख लो, और दूसरे को क्या है, दूसरा 55%। 45% क्या है, कणिकाएं हैं, और 55% क्या है, तो आप लोग बोलेंगे प्लाज्मा। कणिकाओं और प्लाज्माओं के बारे में इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लाज्मा से रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं को भी कहा जाता है, किसको भी कहा जाता है, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। आप लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट को क्या बोला जाता है, तो रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। अच्छा, इस ल्यूकोसाइट को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। एक थ्रोम्बोसाइट हो रह गया, थ्रोम्बोसाइट। ये किसको बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे ये बोला जाता है प्लेटलेट्स को।
कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इसकी प्लेट डाउन होगी। एक बीमारी है डेंगू। डेंगू के कारण क्या होती है, प्लेट डाउन हो जाती है। जब 8,000 से नीचे आ जाती है ना प्लेट, 8,000 से नीचे, तो आदमी क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बातें करेंगे आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की। इस रेड ब्लड सेल से याद रखेंगे मनुष्य में कितनी इसकी संख्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे लगभग 5 लाख होती है। इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल है इसका, कार्यकाल लगभग 120 दिन है। ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है, इसका काम है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में संवेक्त रक्त कोशिका का जीवन अवधि इनमें से कौन सी है, 12 से 20, कितना होता है भाई मानव शरीर में संवेक्त रक्त कणिका का जीवन अवधि इनमें से कौन सी है, एक बार जल्दी से बताएंगे। 12 से 20, 130, 150, तो आपको पता चल गया भाई 12 से 120। अगर मैं बात करूं आरबीसी की तो 90 से 120 लगा देते थे हम। डब्ल्यूसी क्या है, ये 5 प्रकार की होती है। इसमें एक बात याद रखेंगे कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। यानी हमारे शरीर में कोई रोग आ जाता है तो उस रोग को ये भगाने का काम करती है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 11,000। 11,000 इसकी संख्या होती है। और ये रोगों से लड़ती है, रोगों से लड़ती है, और लड़ती लड़ती मर जाती है। क्या है, तो आप लोग बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो 120/80 mmHg, 130/90। तो आपको पता भाई, मैंने आपको सफिग्मो मैनोमीटर के बारे में बताया था, तब हमने बात की थी 120/80 mmHg क्या होता है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। अगर मैं बात करूं 120/80, ये क्या भाई है, ये है प्योर ब्लड। ठीक है। और ये क्या है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये ब्लड चलता है मनुष्य के शरीर में। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। 80 क्या है, तो आप लोग बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ये बात भी याद रखेंगे। यदि मैंने मान लिया 120 से 180 तक चला जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब बीपी हाई होता है तो आदमी को बीमारी हो सकती है। बीमारी क्या हो सकती है, लकवा लग सकता है। ठीक है। एक आदमी को 80 से नीचे चला जा तो क्या हो जाएगा, बीपी हाई, बीपी लो हो जाएगा, लो हो जाएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है। तो ये ऐसे इम्पैक्ट होता है किसका, बीपी का। ये थी भाई आज की अपनी बातें। आशा करूँ आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से मेरे को बताइए कैसी लगी आज की क्लास। ये भाई, तो आज की बात को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।